हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एल्गी के हैबिटेट के बारे में और थोड़ा सा हमने थैलस स्ट्रक्चर को भी देखा था। हैबिटेट में कितने टाइप के हैबिटेट हैं जहां एल्गी पाई जा सकती है, हमने जितना पॉसिबल था सबको कवर कर लिया था। एंड कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर जो एल्गी फॉर्म करती है स्पेशल हैबिटेट पे, उसको भी हमने देखा था, जैसे रेड स्नो फिनोमिना। आज हम देखेंगे थैलस के बारे में। थैलस में हमने पिछले वीडियोस में ही देखा था कि जब भी प्लांट बॉडी में रूट, स्टेम और लीफ जैसे स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे, एक थैलस बॉडी दिखाई दे, तो उसको हम बोलते हैं थैलस या फिर थैलोफाइट्स उसको बोल दिया जाता है। अब देखो, इस एल्गी के थैलस का जो क्या स्ट्रक्चर है वो कई तरीके का हो सकता है। इसमें हमने देखा था कि या तो ये जो थैलस है ये यूनिसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर होगा। यूनिसेलुलर में हमने मोटाइल और नॉन मोटाइल को समझा था। मोटाइल में हमने देखा कि अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो वो मोटाइल होगा, और उसका एग्जाम्पल हम क्लेमाइडोमोनास को देखे थे। नॉन मोटाइल, मूवमेंट नहीं होगा, फ्लैजेला एब्सेंट, एग्जाम्पल क्लोरेला। ऐसे ही मल्टी सेलुलर, कई सारे एल्गी आपस में मिले थे, मल्टी सेलुलर एल्गी बनाए थे, और वो जब आपस में मिलते हैं कई सारे सेल्स तो हम उसको कॉलोनियल फॉर्म बोल देते हैं। सेल्स कई सारे हैं, कॉलोनी बना लिए। अब ये कॉलोनी जो बनी है या तो वो इर्रेगुलर शेप की हो सकती है, जिसमें कि जो नंबर ऑफ सेल्स आ रहे हैं एक दूसरे के पास वो फिक्स नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो सेल एग्रीगेटेड कॉलोनी है। जब हमारा नंबर ऑफ सेल्स या फिर उसकी जो साइज होती है वो डेफिनिट होती है, दैट टाइम उस कॉलोनी को बोला जाता है सिनोवियल फॉर्म की कॉलोनी। तो हमने क्या देखा कि मल्टी सेलुलर में दो तरीके की कॉलोनी बनती है, एक जिसमें कि फिक्स नंबर डेफिनिट मैनर में एक दूसरे को अरेंज करते हैं और सिनोवियल फॉर्म बना लेते हैं, दूसरा जहाँ पे ना तो फिक्स नंबर होता है ना ही उनका डेफिनिट मैनर में अरेंजमेंट होता है, उसको हमने इर्रेगुलर बोल दिया था। सिनोबियल में हमने दो तरीके की कॉलोनी देखी, एक या तो सिनोबिया मोटाइल हो सकता है जिसमें कि वॉलवॉक्स की कॉलोनी है वो, या ये नॉन मोटाइल हो सकता है जिसका एग्जाम्पल था हाइड्रोडेक्टियन की कॉलोनी। ऐसे ही सेल एग्रीगेटेड फॉर्म में हमने तीन तरीके की कॉलोनी देखी थी, पामेलॉयड, राइजोपोडियल एंड डेंड्रॉयड। पामेलॉयड में क्या था कि ये एक मल्टी सेलुलर कॉलोनियल फॉर्म था जो कि नॉन डेफिनिट मैनर में एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं इसमें सेल्स, और ये जो सेल्स हैं वो डॉर्मेंट हो जाते हैं क्योंकि ये अपने सेल्स के चारों तरफ एक डॉर्मेंट एक जिलेटिनस मैट्रिक्स को सेक्रीट कर देते हैं, और इस मैट्रिक्स के वजह से ये डॉर्मेंट स्टेज में आ जाते हैं, और इनका जब हम बाहर से इनको देखेंगे तो ये इर्रेगुलर शेप में दिखाई देते हैं, तो इसको हम पामेलॉयड स्टेज बोलते हैं। तो पामेला स्टेज में एक खासियत है कि ये डॉर्मेंट होगा, इर्रेगुलर शेप का होगा और ये जिलेटिनस मैट्रिक्स से कवर होगा। एग्जाम्पल था इसका एप्लेनोकास्पा। नाउ राइजोपोडियल में क्या होगा कि राइजोम टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसका एग्जाम्पल है क्राइसोडिएस्टम। नाउ डेंड्रॉयड टर्म प्लांट के लिए जनरली यूज किया जाता है या ट्री लाइक स्ट्रक्चर के लिए। तो जब हमको माइक्रोस्कोपिक ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे तो डेंड्रॉयड बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल में भी डेंड्रॉयड लगा हुआ है, नाम है क्राइसोडेंड्रॉन। तो ये था थैलस रेंज। इसके अलावा भी कुछ स्पेशल टाइप के थैलस पाए जाते हैं एल्गी में, और क्वेश्चंस जनरली यहाँ से उठाए जाते हैं आपके एग्जाम में, तो इसको ध्यान से समझिए। अब देखो, एक एल्गी होता है सिफोनेशियस थैलस का। अब सिफोनेशियस थैलस में क्या होता है, एक बड़ा सा एल्गी का थैलस होगा जो इनलार्ज साइज का होगा, उसमें कहीं भी आपको सेप्टा दिखाई नहीं देगा। जैसे मान लो अगर ये एक बड़ा सा एल्गी है, इस एल्गी में कहीं भी आपको सेप्टा ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है। सेप्टा का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो हम फंजाई देखते हैं ना, तो उसमें ऐसे ऐसे कट लगा हुआ था। अब हर एक न्यूक्लियस को सेप्टा क्या करता था, डिवाइड कर देता था। तो अगर मान लो इतने सारे ये न्यूक्लियस लगे हुए हैं ऐसे ऐसे, और सबके बीच में हम एक एक लाइन खींच दें जिसको सेप्टा बोलते हैं, तो ये यूनिन्यूक्लिएटेड हो जाएगा। बट सिफोनेशियस फॉर्म में क्या होता है कि साइज बढ़ जाती है, इनलार्ज साइज है, मगर कहीं भी सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं होता है। दैट इज़ वाई ये कैसा हो जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाता है। और इस फिनोमिना को हमने पढ़ा था फंजाई में भी, इसको हम सिनोसिटिक फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे सिफोनेशियस थैलस में ऐसे ही बन जाता है स्ट्रक्चर विदाउट सेप्टा, सिनोसिटिक स्ट्रक्चर जिसको कि बोलेंगे सिफोनेशियस थैलस। एग्जाम्पल याद करना है, वाउचेरिया जो कि जैंथोफिल का एक मेंबर है। अगेन दूसरा एक स्ट्रक्चर है जो वो है फिलामेंटस थैलस। फिलामेंट का मतलब क्या है, पतली सी स्ट्रक्चर है फिलामेंट। अब देखो, फिलामेंटस थैलस कई तरीके की हो सकती है। ये मल्टी सेलुलर है क्योंकि ये मान लो छोटे छोटे कई सारे सेल्स को ऐसे मान लो ऐसे कर करके
कई सारे ऐसे ऐसे सेल्स जुड़े हैं आपस में, फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर बना ले तो फिलामेंटस हो गए। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, इसके अलावा फिलामेंट लाइक होते हैं, थ्रेड लाइक इलोंगेटेड होते हैं, और जब तक इनके किनारे एक शीथ नहीं है तब तक इनको हम ट्राइकोम बोलते हैं। और जब इस ट्राइकोम के किनारे एक शीथ लग जाती है, मतलब एक कवरिंग लग जाती है, तो इसको क्या बोला जाता है कि ये फिलामेंटस फॉर्म बन गया है। तो समझ आया ट्राइकोम और फिलामेंट में डिफरेंस। ट्राइकोम के किनारे कहीं भी शीथ नहीं होगी, जैसे शीथ आपने ट्राइकोम में लगा दिया ये हो गया फिलामेंट। अब फिलामेंटस थायलस कितने तरीके के हो सकते हैं, या तो ये फिलामेंट जो है, मान लो ये फिलामेंट हमने बनाया एक, ये अनब्रांच होगा, ऐसे सीधी लाइन का फिलामेंट होगा तो उसको बोलोगे अनब्रांच। इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, ये नाम याद रखने हैं आपको। या तो ये सिंपली ब्रांच होंगे, सिंपल ब्रांचिंग पाई जाएगी, जैसे ब्रांचिंग होती है उसको बोलोगे सिंपल ब्रांच्ड। इसके एग्जाम्पल है क्लैडोफोरा। हमने देखा अनब्रांच यू से स्टार्ट होता है, तो इसका एग्जाम्पल भी यू से स्टार्ट हुआ है, यूलोथ्रिक्स। सिंपल ब्रांचिंग, सिंपल हिंदी में सिंपल सी से आ रहा है ना, मतलब इंग्लिश में एस से स्टार्ट हो रहा है, बट सिंपल सी आ रहा है, ऐसे ही सी से क्लैडोफोरा याद कर लेना। सिंपल ब्रांच्ड, क्लैडोफोरा, अनब्रांच, यूलोथ्रिक्स। स्यूडो ब्रांच, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्यूडो ब्रांच का मतलब फॉल्स ब्रांचिंग होती है इसमें, और फॉल्स ब्रांचिंग जो होती है ना वो साइटोनीमा में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? साइटोनीमा में, ठीक है। तो फॉल्स ब्रांचिंग हो गई साइटोनीमा में। अब एक स्पेशल टाइप की ब्रांचिंग होती है जिसको बोला जाता है हेटेरोट्राइकस। हेटेरोट्राइकस में दो तरीके के ब्रांच हमको देखने को मिलते हैं, एक होता है प्रोस्ट्रेट सिस्टम और एक होता है इरेक्ट सिस्टम। मान लो यहाँ पे हेटेरोट्राइकस ब्रांचिंग, जहाँ भी हेटेरोट्राइकस शब्द देखना वहाँ समझना कि दो तरीके की वो ब्रांचिंग शो करेगा। एक होगा वो प्रोस्ट्रेट जो कि ज़मीन के साथ साथ रहता है, और एक होता है इरेक्ट जो ज़मीन से ऊपर की तरफ होगा। मान लो ये है तो ये ऊपर जा रहा है, इरेक्ट हो गया, नीचे ज़मीन के साथ साथ है तो ये प्रोस्ट्रेट ब्रांचिंग हो गई। तो ऐसे टाइप की अगर ब्रांचिंग देखने को मिल रही है या थैलस देखने को मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे हेटेरोट्राइकस थैलस है ये। और इसका एग्जाम्पल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कारा। तो दो नाम आपको कभी नहीं भूलना है, एक तो हेटेरोट्राइकस में कारा है, इसके अलावा एक्टोकार्पस हो गया, फ्रिट्सिएला हो गया, इन सभी में हमको हेटेरोट्राइकस देखने को मिलता है। स्यूडो ब्रांच में साइटोनीमा था, सिंपल सी से हमने क्लैडोफोरा याद किया था, अनब्रांच्ड यू से हमने यूलेथ्रिक्स याद कर लिया था। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं थैलस, जिसमें कि पैरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमेटस या फिर उसको बोल दो फोलिएज टाइप का होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर उसमें दिखाई देते हैं। इसका एग्जाम्पल है अल्वा। अल्वा लीफ लाइक या फोलियोज टाइप का होता है पैरेन्काइमेटस थैलस। अब स्यूडो पैरेन्काइमेटस मतलब झूठा मान लो, इसको फाल्स बोलते हैं, फाल्स पैरेन्काइमेटस। इसका एग्जाम्पल है मोनोस्ट्रोमा। ठीक, तो अभी हमने देख लिया पूरा थैलस का स्ट्रक्चर, इसके पहले हमने हैबिटेट देख रखा था। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और यहाँ पे देखना आप, अगर क्वेश्चंस आपके हैबिटेट या फिर थैलस रेंज से आए हैं तो वो सारे के सारे आपके इन्हीं नोट्स से बन जाएंगे, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अगले वीडियोज़ में हम स्पोर्स को भी देख लेंगे, पिगमेंट्स क्या होते हैं, उसके अलावा हमारे जो स्टोर्ड फूड क्या होते हैं, सारी चीज़ों को समझेंगे धीरे धीरे करके। चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अब कोशिश करते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एल्गी फाउंड इन स्नो और कॉल्ड। अब हमने हैबिटेट में ही देखा था कि ऐसे एल्गी जो बहुत ही ज़्यादा ठंडे जगह पे पाए जाते हैं, स्नो में पाए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है। तो इस ऑप्शन में जब देखोगे जहाँ भी क्रायोफाइट्स आपको दिखाई देगा, आप समझ जाओगे कि ये होता है स्नो में पाए जाने वाला एल्गी। और बताओ यहीं पे याद कर लो, यहाँ पे आपने दो नाम याद किए थे ना, एक नाम याद किया था हिमैटोकोकस और एक नाम याद किया था क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। ये हिमैटोकोकस था, निवेलिस इसकी स्पीसीज थी, और ये दोनों के जो स्पोर्स थे वो रेड कलर देते थे, और इसी रेड कलर के वजह से हमको स्नो का कलर रेड हो जाता था, और इसको रेड कलर या रेड स्नो फिनोमिना हमने बोला था। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चंस आए उससे रिलेटेड जो भी पढ़े हो उसको उसी के साथ याद कर लो, तब ये अच्छे से तैयार होगा आपका। तो क्रायोफाइट्स स्नो पे पाए जाने वाले एल्गी हैं, उसी के साथ हमको याद हो गया हिमैटोकोकस निवेलिस भी, और यहीं पे क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, और ये रेड कलर देता है रेड स्नो फिनोमिना के साथ। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं है अभी, जब हम मेंबर्स को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे ये हम पढ़ लेंगे, बट यहाँ सॉल्व कर लीजिए। अगार अगार इज मैनुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये एक केमिकल है अगार अगार, ये किस एल्गी से निकाला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है जिलेडियम। अभी याद कर लो कि जिलेडियम जो है वो रोडोफाइसी का मेंबर है।
रोडोफाइसी का मतलब ये रेड एल्गी है, लाल कलर का एल्गी है। और रेड एल्गी में यहीं पे आप देख लो कि पिगमेंट कौन सा पाया जाता है, तो यहाँ पे रेड में डी आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल डी पाया जाता है। रेड अड ए डी आ रहा है ना, तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी पाया जाता है। इसके अलावा ये जो लाल कलर होता है उसका, वो होता है फाइको इरेथ्रीन के वजह से, फाइको इरेथ्रीन के वजह से। तो ये 3 तरीके के पिगमेंट हमको रेड एल्गी के साथ याद करना है। इसी का मेंबर है जिलेडियम, जिससे अगार अगार केमिकल पाया जाता है। इसका यूज किया जाता है जेली, आइसक्रीम वगैरह बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडिबल प्रोटीन। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है इनमें से कौन एक ऐसा है जिससे कि खाने वाला प्रोटीन हमको मिलता है। तो ये भी नाम याद ही करना होगा आपको, और इसका नाम है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना से हमको प्रोटीन मिलती है, ठीक। और इसके अलावा इससे हमको विटामिन्स भी मिलते हैं, और विटामिन्स के साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखा। आगे देखिए, द क्लोरोप्लास्ट इन यूडोगोनियम इज, हमने बोला था ना कि हमको क्लोरोप्लास्ट भी देखना है साथ साथ में, तो वो आगे आप समझोगे, अभी क्वेश्चन में आया है तो करते रहो। तो द क्लोरोप्लास्ट इन यूडोगोनियम, अब यूडोगोनियम जो है ना, इसका क्लोरोप्लास्ट आपसे पूछा जा रहा है कि कैसा होता है। तो यूडोगोनियम के जब क्लोरोप्लास्ट को देखोगे तो वो होता है रेटिकुलेट। रेटिकुलेट का मतलब होता है नेट लाइक। तो अभी याद कर लो, जब हम समझेंगे क्लोरोप्लास्ट सबका एक साथ, तो वहाँ पे हम इसको भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए, रेटिकुलेट टाइप का होता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिप्लॉयड एंथीरिडिया एंड उगोनिया। अब देखो, एंथीरिडिया और उगोनिया ये दोनों हैं क्या, पहले तो ये समझो। ये हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब इनका काम है रिप्रोडक्शन कराना। अब रिप्रोडक्शन करा रहे हैं तो हमें तो पता होता है रिप्रोडक्शन में एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब यहाँ देखो, ये जो एंथीरिडिया है इसको ही बोला जाता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और उगोनिया जो होता है वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उगोनिया हमेशा साइज में बड़ा होगा, नॉन मोटाइल होगा। एंथीरिडिया साइज में छोटा होता है और ये मोटाइल होता है। तो ये जाता है उगोनिया के पास, और फर्टिलाइजेशन वगैरह के बाद जाइगोट बनता रहता है। अभी फिलहाल के लिए हमें एंथीरिडिया उगोनिया क्या हैं ये जानना जरूरी था। अब यहाँ आपसे पूछा गया है कि डिप्लॉयड किस में होते हैं। तो ये जो है डिप्लॉयड एंथीरिडिया सारगासम में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारगासम। ये वाला जो एल्गी है इसमें पाए जाते हैं डिप्लॉयड एंथीरिडिया और उगोनिया। इसको याद ही करना है ऐसे। अगला देखो, द थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलीसाइफोनिया इज। अब पॉलीसिफोनिया का थैलस ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया है कि कैसा होता है इसमें थैलस का ऑर्गेनाइज। तो ये जो पॉलीसिफोनिया है, तो पॉली से याद करो, पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब मल्टीपल होता है ना, मल्टी या मेनी। देखो कहीं मल्टी शब्द दिख रहा है, यस, मल्टी एक्सियल दिख गया हमको। तो हमको पता है कि पॉलीसिफोनिया का थैलस ऑर्गेनाइजेशन मल्टी एक्सियल होता है, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पूछा गया यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज कॉलोनियल। अब देखो हमने पढ़ा था ना कि एल्गी 2 तरीके का, एक तो यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर जब होगा तो कॉलोनियल होगा। कॉलोनी भी उसकी एग्रीगेट फॉर्म में हो सकती है या तो सिनोबियल फॉर्म में हो सकती है। तो यहाँ आपसे इतना डीप नहीं गया है, सिर्फ उसने पूछा है कि कौन सी एल्गी है जो कॉलोनी में पाई जाती है। तो याद करो, क्लेमाइडोमोनास अकेला था, ऐसे करके हमने बनाया था। उडोगोनियम भी फिलामेंटस में आ गया था, वाउचेरिया सिफोनेशियस में आ गया था। वॉलवॉक्स को हमने देखा था, मोटाइल कॉलोनी इसकी होती है, ऐसे लगेंगे पूरे हर जगह, ऐसे ऐसे फ्लेजिला आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे उसके लगे रहते हैं ये पूरा। तो हमको पता है कि वॉलवॉक्स अपना एक कॉलोनियल फॉर्म का एल्गी है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वॉलवॉक्स में कौन सी कॉलोनी पाई जाती है, एग्रीगेट वाली या सिनोबियल वाली। आगे देखिए, बेंथिक एल्गी आर फाउंड इन। अब आपसे पूछा गया है बेंथिक एल्गी कहाँ पाए जाते हैं। अब याद करो, जब हमने हैबिटेट पढ़ा था तो उसमें 2 तरीके का हैबिटेट देखा। एक्वेटिक में 2 फॉर्म देखा था, एक फ्री फ्लोटिंग और एक बेंथिक। तो एक्वेटिक का ही पार्ट था ना बेंथिक एल्गी, तो हो गया वाटर। अब बेंथिक में जो एल्गी आते थे वो वाटर में तो रहते थे, मगर उनको कोई सबस्ट्रेटम चाहिए था अटैचमेंट के लिए, तो वो अपने आप को सबस्ट्रेटम से अटैच कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ पैरासिटिक ग्रीन एल्गीज। अब आपसे यहाँ पूछा गया है कि कौन सी ग्रीन एल्गी पैरासिटिक एल्गी है। पैरासिटिक का मतलब जिस होस्ट पे ये ग्रो करेगी उसको नुकसान पहुँचाएगी।
हमने एक एग्जाम्पल देखा था जिससे कि रेड रस्ट ऑफ टी और कॉफ़ी होता है। चाय और कॉफ़ी में रेड रस्ट वाली बीमारी कौन इसमें से कॉज करता है? यस, द एग्जाम्पल इज सिफेलरस। ये जो स्पीसीज है इसके वजह से रेड रस्ट ऑफ टी होता है। तो ये आपको याद करना, ये 4-5 बार पूछ चुका है एग्जाम में। तो रेड रस्ट ऑफ टी और कॉफ़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाइगोटिक मेयोसिस इज फाउंड इन। अब पूछा गया है कि जाइगोटिक मेयोसिस कहाँ होती है। जनरली जब हम रिप्रोडक्शन देखते हैं तो ये मान लो गैमीट बने, गैमीट का फ्यूजन होता है तो 2n जाइगोट बनता है, और इस जाइगोट के बाद सारे के सारे जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो 2n ही रहते हैं, और ये मेयोसिस के बाद गैमीट बना होता है और गैमीट अपना n होता है। बट यहाँ पूछा गया है कि ये जो जाइगोट बना है, जाइगोट में मेयोसिस हो जाए, तो अगर जाइगोट में मेयोसिस होगी तो इसके बाद सारे के सारे जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो कैसे बनेंगे? हैप्लॉइड बनेंगे। तो वो किस में पाया जाता है, आपसे यही पूछा गया है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कारा। कारा हमने कहीं देखा? यस, फर्स्ट ऑप्शन इसमें कारा है, तो सही होगा कारा। कारा के साथ एक और याद कर लेना है आप, CC² से याद करना जाइगोटिक मेयोसिस। तो कारा, एक तो कारा हो गया अपना, और दूसरा होता है क्लैडोफोरा। तो क्लैडोफोरा में भी जाइगोटिक मेयोसिस देखने को मिलता है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर जाइगोटिक मेयोसिस हो रही है तो मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा फेज रहेगा जिसमें कि डिप्लॉयड फेज आपको दिखाई देगा। कौन से स्ट्रक्चर में डिप्लॉयड फेज दिखाई देगा? यहाँ पे मान लो गैमीट बने थे, गैमीट, यहाँ पे भी गैमीट थे जो कि क्या थे? हैप्लॉयड थे। ये n गैमीट जैसे ही मिले हैं, ये n गैमीट जैसे ही मिले हैं तो यहाँ पे हमने जाइगोट बनाया। जाइगोट कैसा होता है ये? तो ये जाइगोट होता है 2n, और इस 2n में क्या होगा कि मेयोसिस करा दो। अब जैसे ही मेयोसिस होगी जाइगोट में, देखो मेयोसिस के बाद क्या होगा कि ये फिर से हैप्लॉइड बन जाएगा ना। अब देखो हैप्लॉइड होने का मतलब क्या हो गया कि ये फिर से n बन जाएगा। अब यहाँ देखो कि पूरे लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड फेज हमको सिर्फ कहाँ दिखाई दे रहा है? तो पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ जाइगोट ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि डिप्लॉयड बना हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लेता है कि कारा के लाइफ साइकिल में कौन सा फेज डिप्लॉयड होता है, तो वो जाइगोट होता है सिर्फ। उसके बाद जाइगोटिक मेयोसिस हो जाएगा, देन सारे के सारे हमको हैप्लॉयड ऑर्गन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्लोरोफिल बी इज नॉट फाउंड इन। अब पूछा गया आपसे कि कौन सा ऐसा एल्गी है या कौन सा ऐसा इसमें ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्लोरोफिल बी एब्सेंट होता है। जनरली क्लोरोफिल बी हर जगह पाया जाता है, सिर्फ हमारे ब्लू ग्रीन जो एल्गी हैं जिनको कि साइनोफाइसी के ये मेंबर होते हैं, इनमें क्लोरोफिल बी नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चंस जब हम पिगमेंट करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन नाइट्रोजन फिक्सर इन पैडी फील्ड। धान के खेतों में कौन नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, यही पूछा गया है कि मेनली नाइट्रोजन का फिक्सेशन पैडी फील्ड में कौन करता है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हैं वहाँ से करेक्ट आंसर है अपना ओलूसीरा। ये क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है, दैट इज वाई ये एक नाइट्रोजन फिक्सेसर की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शो हेट्रोट्राइकस हैबिट। अब हमने हेट्रोट्राइकस हैबिट देखा था। हेट्रोट्राइकस हैबिट में क्या होता है कि दो तरीके की ब्रांचिंग देखने को मिलती है हमको। एक होता है प्रोस्ट्रेट ब्रांचिंग और दूसरा होता है इरेक्ट ब्रांचिंग। अब इरेक्ट ब्रांचिंग में हमने क्या देखा था कि ये जमीन से ऊपर की तरफ ऐसे की तरफ जाएगी, ठीक है, और प्रोस्ट्रेट वाली कैसे जाती है? ऐसे ऐसे जाती है जमीन के साथ पैरेलल होके। तो इसी तरीके की ब्रांचिंग जो पाई जाए तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोट्राइकस हैबिट। दो तरीके के हैं ये। तो ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से किसी में भी हेट्रोट्राइकस ब्रांचिंग शो नहीं होती है। ये नन ऑफ द एबव सही होगा, क्योंकि हमने इसको पढ़ रखा था कि ये कहाँ होती है, या तो एक्टोकार्पस में होगा, या तो कारा में होगा, या फ्रिट्सिएला में होगा। अगेन अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट हैव पायरिनॉइड। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझो कि पायरिनॉइड जो है वो पायरिनॉइड क्या, तो ये जो पायरिनॉइड होती हैं ये प्रोटीनेशियस बॉडी होती हैं। क्या है ये? प्रोटीनेशियस बॉडी। पायरिनॉइड, पी से पायरिनॉइड, पी से प्रोटीनेशियस बॉडी। अब इनका काम क्या होता है कि ये स्टार्च जो है, स्टार्च कहाँ पे स्टार्च बनेगा? क्रोमैटोफोर, एक सेकेंड रुक जाओ। प्रोटीनेशियस बॉडी में देखो, प्रोटीनेशियस बॉडी कहाँ पे? क्रोमैटोफोर में सिचुएटेड होती हैं और ये स्टार्च के सिंथेसिस और स्टोरेज में काम करती हैं, ठीक, सिंथेसिस एंड स्टोरेज के लिए काम करती हैं।
तो हमने देख लिया कि पायरिनोइड क्या है, प्रोटीनेशियस बॉडी है, सबसे पहले तो यही याद करना है। और काम किसके लिए कर रही है, स्टार्च के लिए। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, इसके स्टोरेज में और सिंथेसिस में ये हेल्प कराती हैं। अब ये पायरिनोइड कहाँ नहीं पाई जाती हैं, तो जनरली ये सारे एल्गी में प्रेजेंट होती हैं सिवाय साइनोफाइसी के मेंबर्स के। अब यहाँ जब हम देखेंगे तो साइटोनीमा जो अपना है ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है और इसमें ये पायरिनोइड एब्सेंट होती हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया साइटोनीमा। अगला देखो क्वेश्चन, ब्लू ग्रीन कलर ऑफ ओसिलेटोरिया इज ड्यू टू। आपसे पूछा गया है कि ओसिलेटोरिया का ब्लू ग्रीन कलर किसके वजह से होता है। ये भी पिगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। पिगमेंट में क्या होता है कि देखो जो हमारे साइनोफाइसी के मेंबर हैं, साइनोफाइसी, इसको बोला गया है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ये जो नाम है ना ब्लू ग्रीन एल्गी, ये नाम देने के पीछे रीजन है कि इनका ये कलर है, जो ये एल्गी होते हैं इसी कलर के होते हैं और कलर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है। अब इनमें अब हमारा जो पिगमेंट है वो कौन कौन सा होता है, तो एक होता है क्लोरोफिल ए और दूसरा होता है फाइकोसाइनिन। इसके साथ साथ फाइकोइरेथ्रीन भी पाया जाता है। तो हमको ये याद रखना है कि क्लोरोफिल ए और फाइकोसाइनिन इसमें पाया जाता है। कौन सा पिगमेंट एब्सेंट है, तो हमने अभी ऊपर देखा कि क्लोरोफिल बी इसमें एब्सेंट होता है। इसी के साथ साथ इनमें पायरिनोइड भी एब्सेंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इज मियोटिक। किस में जाइगोट का पहला डिवीजन जो होता है वो मियोटिक डिवीजन होता है, तो इसका भी अपना आंसर हो जाएगा एल्गी। हमने एग्जाम्पल भी देखा था कारा का। चलिए अब देखते हैं। इन सारगाशम मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग। सारगाशम में मियोसिस कब होता है ये आपसे पूछा गया है। स्पोर फॉर्मेशन के समय होगा या गैमीट फॉर्मेशन या फिर जाइगोट के फॉर्मेशन के समय या फिर स्पोर के जर्मिनेशन के समय। तो सारगाशम के केस में जो मियोसिस होता है वो गैमीट के फॉर्मेशन के टाइम ही हो जाता है। तो गैमीट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हैप्लॉयड नेचर के हो जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है बैट्रेकोस्पर्मम, मैं आपको इसमें हिंट दे देती हूँ, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बैट्रेकोस्पर्मम एक क्या है कि बैट्रेकोस्पर्मम के बारे में पूछा गया है और ये एक रेड एल्गी है, रोडोफाइसी का ये मेंबर है। आप मुझे बताइएगा रेड एल्गी होने के साथ इसका हैबिटेट क्या है, फ्रेश वाटर है, मराइन वाटर है, डर्टी वाटर है या सीवेज वाटर है। तो ये एक रोडोफाइसी का मेंबर है, आपको सर्च करने में आसानी होगी। इसके अलावा ये रेड एल्गी है। इसके पिगमेंट में मैं बता चुकी हूँ आपको, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी विद फाइकोइरेथ्रीन। अब आपको इसका हैबिटेट बताना है। सो ये था आज का पूरा एल्गी पे लेक्चर। इसके अलावा और भी जो एल्गी के कॉन्सेप्ट बाकी रह गए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।